जातिगत और धार्मिक जो है शोषण किया जा रहा है। SC ST OBC को रिजर्वेशन देने का कोई उल्लेख नहीं हुआ है। नीट, यूपी सिपाही भर्ती सभापति जी और 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है। और हाथरस के परिवार को जो वादा किया था सरकार ने वो भी पूरा नहीं किया। सर कोविड में तैरती लाशें भी गंगा में हमने देखी है सर, कि प्राइवेट कर्मचारी सर और सरकारी भी कई जगह पे 8 से ज्यादा घंटों से काम करते हैं। आज सदन की कार्रवाई के दौरान नगीना से सांसद आसपा प्रमुख चंद्रशेखर पहली बार सदन में दहाड़े तो हर किसी का ध्यान उनकी ओर गया। कई बार अखबारों की वेबसाइट की हेडलाइंस बन चुके चंद्रशेखर आखिर कौन है ये भी जान लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरुजाला.com और मैं हूं आपके साथ डिम्पल सरोही। आज हम बता रहे हैं आपको नगीना के नवनिर्वाचित सांसद आसपा प्रमुख चंद्रशेखर के बारे में। वाले चंद्रशेखर विभिन्न मुद्दों और मामलों पर कार्रवाई की मांग करते आए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से उन्होंने अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर नगीना सीट से चुनाव लड़ा और विजयी हुए। उन्होंने भाजपा के ओम कुमार को 1,45,053 वोटों से पराजित किया। टाइम मैगजीन द्वारा जारी की गई दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में भी भीम आर्मी संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का नाम शामिल किया जा चुका है। चंद्रशेखर आजाद सहारनपुर के गांव शब्बीरपुर में हुई जातीय हिंसा के बाद सुर्खियों में आए थे, जिसके बाद वो 16 महीने तक रासुका के तहत जेल में भी रहे। चुनाव से पहले नगीना की जनता से उन्होंने कहा था कि यदि जनता ने मुझे जिताकर संसद भेजा तो नगीना की आवाज को पुरजोर तरीके से उठाने का काम करूंगा। उन्होंने कहा कि यदि वो सांसद बने तो नगीना का विकास महानगरों की तर्ज पर कराएंगे। सहारनपुर जिले के छुटमलपुर के पास स्थित गांव घड़कोली के रहने वाले चंद्रशेखर आजाद ने LLB की पढ़ाई देहरादून से की है। वर्ष 2015 में भीम आर्मी भारत एकता मिशन का गठन किया गया था, जिसके वो संस्थापक हैं। मई 2017 में जब शब्बीरपुर गांव में जातीय हिंसा हुई तो भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर सुर्खियां बटोरी थी। जेल से रिहा होने के बाद चंद्रशेखर ने मिशन जारी रखा और दलितों के खिलाफ होने वाले मामलों में कार्रवाई की मांग उठाते रहे। महिलाओं के मुद्दों पर भी वो मुखर होकर बोलते रहे हैं, चाहे हाथरस की बिटिया से दरिंदगी का मामला हो या फिर मणिपुर की घटनाएं हों। इस बार लोकसभा चुनाव में जब किसी पार्टी ने आसरा नहीं दिया तो चंद्रशेखर ने अपने लिए बिजनौर के नगीना में सियासी जमीन तलाशनी शुरू कर दी। चंद्रशेखर आजाद तकरीबन 1 साल से नगीना सीट पर मजबूती से ताल ठोक रहे थे। जहां सभी पार्टियां अपने प्रत्याशियों के चयन में जुटी थी, वहीं चंद्रशेखर लगातार जनता के बीच पहुंच रहे थे। जनता की समस्याएं जानी, उनके मुद्दे पहचाने और क्षेत्र के विकास का वादा किया। नतीजन नगीना की जनता ने उन्हें प्यार दिया और अपना नया उत्तराधिकारी चुन लिया। आसपा से पहली बार चुनाव मैदान में उतरे चंद्रशेखर को जीत का ताज मिला। इससे पहले सपा, भाजपा और बसपा एक बार इस सीट पर जीत हासिल कर चुकी थी। आज सदन की कार्रवाई के दौरान चंद्रशेखर ने संसद में क्या क्या मुद्दे उठाए, क्या क्या समस्याएं उठाई, इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं अमर उजाला मेरठ के संपादक नितिन यादव जी। देखिए, चंद्रशेखर का जो आज का भाषण है उसने एक उम्मीद तो जरूर जगाई है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को एक बहुत अच्छा वक्ता और एक तेज तर्रार नेता मिला है जो सदन में आवाज उठाएगा मजबूती से। और सबसे बड़ी खास बात है कि जो राजनीति में, बहुजन समाज की राजनीति में जो गैप आया, जिस तरह से बसपा को सीटें नहीं मिली, चंद्रशेखर ने नगीना की उस सीट को जो दलितों का या अनुसूचित जनजाति वोटों का गढ़ माना जाता है। आज के जो भाषण है, आप सोचिए, बहुत छोटा सा समय उनको मिला, लेकिन जिस तरह से चंद्रशेखर ने पूरी परिपक्वता दिखाई, जातिगत जनगणना की बात उन्होंने शुरुआत से की। उन्होंने बोला कि मैं गांव से आता हूं, बहुजन समाज की बात की। और आप देखिए कि जो लगभग 5 मिनट में, अगर मैं बारी बारी मुद्दे गिनूंगा तो ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है उन्होंने जो नहीं उठाया। सबसे पहले उन्होंने अपने गांव देहात के होने की बात उठाई, उन्होंने बहुजन समाज की बात की, उन्होंने पुरानी पेंशन के मुद्दे को भी लिखा है। पुरानी पेंशन के साथ साथ जो एक बड़ी बात रिजर्वेशन को लेकर जो बड़ा मुद्दा रहा, उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की मांग की और उनका कहना यह था कि ज्यादातर नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में है तो यहाँ भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इसी बीच में वो अपनी जो लोकसभा सीट है उसको भी नहीं भूले। उन्होंने नगीना के लिए विशेष पैकेज की बात की। उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। नगीना से ही उस मामले को फिर वो अग्निवीर के मुद्दे पर लेकर चले गए। अग्निवीर के चूंकि पिछले कई दिनों से आप देखेंगे तो अग्निवीर पे जोरदार बहस, चाहे वो दूसरे बड़े नेताओं के भाषणों में हुई रही है। तो मेरा जो मानना है कि आज तमाम नेता सुबह से आज भी बोले हैं, कल भी बोले थे, इस छोटे से उपस्थिति में, खासतौर से जब सदन को चलाने वाले जो स्पीकर हैं उन्होंने कहा कि आपका पहला भाषण है तो मैं आपको थोड़ा समय और देता हूं। चंद्रशेखर ने एक परिपक्व नेता की
पूरी छवि दिखाई दी और उम्मीद है कि आगे भी वो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके देश के नौजवानों के और ख़ास तौर से वो जिस समाज से आते हैं उनके मुद्दे उठाते रहेंगे। एक खास बात और उसमें ये भी है, देखिए उन्होंने इस बीच में ये भी कहा कि जो अप्रैल की हिंसा हुई थी और जिसके बाद चंद्रशेखर थोड़े से फेमस भी हुए थे, चर्चित भी हुए थे, उन्होंने ये मांग की कि अप्रैल हिंसा में जिन युवाओं पे मुकदमे हैं उन्हीं युवाओं के बीच में दरअसल चंद्रशेखर की लोकप्रियता है, इसको ऐसा समझना चाहिए और उसके बाद ही चंद्रशेखर का कद बढ़ना शुरू हुआ। तो यहाँ उन्होंने दृढ़ता से इस बात की मांग की कि मुकदमे खत्म होने चाहिए। माननीय सभापति जी, जय भीम। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महान पुरुषों को नमन करता हूं, जिनमें महात्मा ज्योतिबा फूले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब को मैं याद भी करता हूं आज के दिन पर। साथ साथ नगीना की महान जनता और भीम आर्मी और हमारी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के साथियों का भी धन्यवाद करता हूं। इसके बाद अपने कुल गुरु जगत गुरु सदगुरु रविदास जी महाराज को भी मैं नमन करता हूं, जिन्होंने दुनिया को लगभग 600 साल पहले बेगमपुरा शहर के रूप में दुनिया का सबसे महान लोकतांत्रिक दर्शन दिया। अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति जी, 14 अगस्त 1947 को ये देश अंग्रेजों के अधीन था। 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हुए। 16 अगस्त 1947 को देश आज़ादी में था, लेकिन धन धरती राजपाट में बंटवारा नहीं हुआ। जो साधन संसाधन थे उनमें बंटवारा सही रूप से न होने के कारण एक बहुत बड़ी आबादी सुविधाओं से वंचित और सम्मान से वंचित रह गई। उनको सम्मान देने के लिए और अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचे, इसके लिए लोकतंत्र की व्यवस्था हुई। लेकिन आज़ादी के 70 साल बाद भी हम कहाँ खड़े हैं, इस पर ये चिंता का विषय है। मैं मानता हूं कि सामाजिक न्याय तभी होगा माननीय सभापति जी, जब जातीय जनगणना पूरी होगी और जातीय जनगणना कराई जाएगी और साथ साथ संख्या के आधार पर आरक्षण जो है वंचित वर्गों का बढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ जब राष्ट्रपति जी अभिभाषण पर बात रख रही थी तो उन्होंने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की बात कही और ये भी कहा कि दुनिया में सबसे उत्तम शहर हमारे यहाँ बने। लेकिन माननीय सभापति जी, 70% आबादी तो गांव में निवास करती है, तो गांव की आबादी के बारे में भी सोचना होगा कि उनका जीवन कैसे बदले। माननीय सभापति जी, उच्च शैक्षणिक संस्थानों में बहुजन समाज के जो छात्र हैं उनके साथ कास्ट एट्रोसिटी हो रही है, निरंतर उनकी हत्या हो रही है। साथ साथ जो सरकारी कर्मचारी हैं दफ्तरों में, उनके साथ भी जो SC ST OBC और मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक उनके साथ भी माननीय सभापति जी जातिगत और धार्मिक जो है शोषण किया जा रहा है। इसलिए मेरी मांग भी है कि पुरानी पेंशन को भी अध्यक्ष जी बहाल किया जाए। जो कर्मचारी देश की सेवा में लगे हैं उनका भी सम्मान होना चाहिए। साथ साथ सभापति जी, भाजपा ने चुनावी लाभ के लिए सबका साथ सबका विकास के नारे दिए जो खोखले हैं, क्योंकि 10 साल में दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक जो अत्याचार हुए हैं वो किससे छिपे हुए नहीं हैं। ये गलत है, ये बंद होना चाहिए। सभापति महोदय जी, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में निजी क्षेत्रों में SC ST OBC को रिजर्वेशन देने का कोई उल्लेख नहीं हुआ है, जो कि आज चर्चा का विषय, क्योंकि 98% प्राइवेट सेक्टर है, 2% सरकारी सेक्टर है, तो 98% प्राइवेट सेक्टर में भी हमारी हिस्सेदारी की बात होनी चाहिए। माननीय सभापति जी, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी वर्करों, भोजन माताओं के वेतन वृद्धि पे भी कोई उल्लेख नहीं हुआ है, वो भी अभी नंगे, उन पर भी सोचना पड़ेगा। माननीय सभापति जी, जिस क्षेत्र से मैं चुन के आऊं नगीना से, वो बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। उस क्षेत्र में कोई विशेष आर्थिक पैकेज नहीं दिया गया, रोजगार की सेवाएं नहीं है, नौजवान पलायन करता है। IIT, IIM, एम्स, केंद्रीय विद्यालय आदि शिक्षा में और चिकित्सा संस्थानों की स्थापना होनी चाहिए, जो कि नहीं है। और माननीय सभापति जी, मानसून सत्र आ गया है, मेरा क्षेत्र बाढ़ से बहुत प्रभावित है, इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वहां के लोगों को बाढ़ से निजात दिलाई जाए। माननीय सभापति जी, चीन हमें आंख दिखा रहा है और लगातार हमारे देश की सीमाओं में घुसपैठ कर रहा है, इसलिए अग्निवीर योजना को हटाकर पुनः सेना भर्ती शुरू की जाए और साथ साथ भारत की सबसे प्राचीन व बहादुर रेजिमेंट में से एक चमार रेजिमेंट को पुनः बहाल करा जाए, ऐसा भी मेरा आपसे आग्रह है। माननीय सभापति जी, पिछले सारे प्रधानमंत्रियों ने मिलकर जितना कर्ज लिया है उससे दुगना कर्ज हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री जी ने लिया है। किसान अगर अपना कर्ज माफ कराने के लिए जाता है तो लाठी झेलनी पड़ती है, जबकि सरकार ने धन्ना सेठों का 15 लाख करोड़ रुपया माफ किया है। इस ओर हमें ध्यान देना पड़ेगा, हमारी आने वाली पीढ़ियों को ये कर्ज चुकाना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय जी, किसानों को MSP की लीगल गारंटी तथा किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए। साथ साथ
2 अप्रैल 2018 को SC/ST के बच्चों पे बहुत बड़े पैमाने पे मुकदमे लगे थे। वो हमारी लड़ाई सही थी, ये सुप्रीम कोर्ट ने माना और बाद में सरकार ने माना। वो मुकदमे तुरंत वापस होने चाहिए। माननीय सभापति जी, प्रेस जो है उस पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। जो पत्रकार सरकार के खिलाफ बोलता है, नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। और सोशल मीडिया हमारा हथियार है, उस पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं और विरोध करने वालों को सोशल मीडिया हैंडल भी सस्पेंड करा दिए जा रहे हैं। साथ साथ सभापति जी, पेपर लीक और परीक्षाओं के कैंसिल होने से देश के नौजवानों का भविष्य खतरे में है। नीट, यूपी सिपाही भर्ती सभापति जी और 29,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है। कोई पूछने वाला नहीं, खून के आंसू रो रहे हैं बच्चे, बेरोजगारी का दंश युवा झेल रहे हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि युवाओं के लिए कृपया समाप्त करें चंद्रशेखर। माननीय सभापति जी, मैं पहली बार बोल रहा हूं, आप कहेंगे मैं बैठ जाऊंगा। मैं आपकी बात, मैं संवैधानिक मर्यादा का पालन करूंगा, मगर हम तो माननीय सभापति जी सुन ही रहे हैं। आप बोलिए, 1 मिनट। धन्यवाद। 1 मिनट और बोलिए। अध्यक्ष सभापति जी, नारी सम्मान की बात करने वाली सरकार, हमने मणिपुर देखा सर, हमने पहलवान बेटियों का हर्ष देखा सर, और हमने सर हाथरस की बेटी का हर्ष देखा सर, और हाथरस के परिवार को जो वादा किया था सरकार ने वो भी पूरा नहीं किया। और महिलाओं में भी, स्पेशली दलित, पिछड़े और मुस्लिम वर्ग की, आदिवासी वर्ग की महिलाओं के साथ आज भी NCRB का डाटा कहता है सर, जो जुल्म हो रहा है वो सहनीय नहीं है सर। साथ साथ कोविड में तैरती, हमने कोविड में बहुत सुना सर, कोविड में तैरती लाशें भी गंगा में हमने देखी है सर, और मजदूरों का हाल भी हमने देखा है। सभापति जी, बस सब समाप्त कर रहा हूं। नोटबंदी पे छोटे मजले उद्योग की जो कमर टूटी वो भी हमने देखी है। सभापति जी, शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों में, चिकित्सा संस्थानों में OBC ST के योग्य अभ्यर्थी को NFS करके जिस तरह निकाला जा रहा है, लेटरल एंट्री करके जिस तरह हमारे रास्ते बंद किए जा रहे, ये भी हम देख रहे हैं सभापति जी। साथ साथ मेरा ये कहना है सर, ये सबका इशू है कि प्राइवेट कर्मचारी सर और सरकारी भी कई जगह पे 8 से ज्यादा घंटों से काम करते हैं और उनको जो सर उचित वेतन भी नहीं मिलता। तो न्यूनतम वेतन 20,000 रुपए तय हो और 24 घंटे की ड्यूटी। उदाहरण के तौर पर यूपी पुलिस सर बहुत पूरा काम करते हैं वो लोग। वो राज्य के विषय हैं, आप सर मैं आपके राज्य सरकार के लिए भी आपके संज्ञान में डाल रहा हूँ विषय सर। पुलिस सब जगह है सर। किसान कर्ज माफी, इसको भी नहीं भूले क्योंकि तमाम बड़े नेताओं ने इसका जिक्र किया। महिलाओं पे अधिकारों की, मणिपुर का जिक्र किया, पहलवान बेटियों का जिक्र किया। उसके बाद पेपर लीक का जो अभी मामला चल रहा है। तो मेरे लिहाज से अगर आप देखेंगे तो जितने प्रमुख मुद्दे हो सकते थे, महज 5 मिनट में चंद्रशेखर सबको उठाने में कामयाब रहे। अगर आप इतनी देर में मुझे जो मैं समझा रहा हूँ, देख रहा हूँ, उसमें समझेंगे कि ऐसा कोई महत्वपूर्ण मामला नहीं। अपने स्थानीय मुद्दे को उन्होंने जोड़ा, नगीना को जोड़ा, बेरोजगारी को जोड़ा, रोजगार से रखा, और बाद में जो पिछले कई दिनों से बात चल रही है संविधान और उस तरह के तमाम नेताओं ने भाषण भी दिए, शपथ ली, तब भी जिक्र आया। उनकी जो दबंगई है, मैं इसको दबंगई शब्द बोलूँ या उनको, या अगर ये थोड़ा और बेहतर शब्द करो, जिस दमदार आवाज के लिए पिछले कुछ समय में चंद्रशेखर जाने गए हैं, उन्होंने आखिर में बोला कि देश किसी की बपौती नहीं है। उन्होंने बोला कि उनके समाज के लोगों को तमाम अधिकारों से वंचित रखा गया, वो सब उनको मिलने चाहिए। और जय भीम जय भारत के साथ जो उन्होंने अपने भाषण को खत्म किया है, मुझे लगता है कुछ और दमदार भाषण चंद्रशेखर की ओर से देखने को मिलेंगे। और जो जिस राजनीति को के खाली स्थान को, खासतौर से बसपा के खाली स्थान को भरने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है युवाओं में खासतौर से उनकी लोकप्रियता बढ़ने जा रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।